वहां अभी तुरंत सिगरेट बुझाइए। एक शांत आवाज थी, लेकिन उस एक वाक्य से अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार की हवा जम सी गई। ए आंटी, तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? राकेश, रॉकी भाई के एक गुर्गे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ाती हो? जाओ घर जाकर अपने पति को संभालो। प्रिया शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़े का थैला धीरे से नीचे रखा। उसकी नजरें कोने में खड़े गुप्ता जी पर गईं। 73 साल के सिक्योरिटी गार्ड कमर झुकाए कांप रहे थे। यह वो रास्ता है जहां से बच्चे रोज गुजरते हैं। इसे गंदा मत कीजिए। लहजा शांत था, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। वह एक साधारण 30 वर्षीय महिला लग रही थी, लेकिन गुप्ता जी की आंखों को कुछ और ही दिखा था। थैले के पट्टे के अंदर से चमकती हुई धातु की एक चेन, वह एक फौजी पहचान पत्र की चेन थी। रॉकी भाई ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। ए आंटी, जानती भी हो यह कौन सी जगह है और हम कौन लोग हैं? नहीं जानती। और क्या जानना जरूरी है? प्रिया के जवाब पर गुंडे एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही गायब होने वाली थी। शुरू करने से पहले आपका एक लाइक और कमेंट हमारी कहानी को बहुत हिम्मत देगा। यह बात सितंबर 2024 की है, मुंबई के अंधेरी इलाके में एक नए बने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की। यहां लोगों को बसे हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे और अभी भी नए पेंट की महक आती थी, लेकिन निवासियों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। वजह सिर्फ एक थी, अपार्टमेंट की दुकानों पर कब्जा जमाए बैठे गुंडे। रॉकी भाई 45 साल का, इलाके के एक गैंग का नंबर 2 था और उसकी नजर इस अपार्टमेंट के पुनर्विकास के सौदे पर थी। चल, एक और सिगरेट पीकर अंदर चलते हैं, रॉकी भाई ने प्रवेश द्वार पर कहा। उसके 3 गुर्गे पास खड़े होकर सिगरेट निकालने लगे। भाई साहब, यह धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। गुप्ता जी सावधानी से पास आए। 73 साल के गार्ड को स्लिप डिस्क की वजह से चलने में दिक्कत थी। नियमों के मुताबिक प्रवेश द्वार के 10 मीटर के दायरे में धूम्रपान मना है। क्या? ओ बुढ़े! रॉकी भाई का एक भारी भरकम गुर्गा गुप्ता जी की तरफ बढ़ा। जानता भी है हम कौन हैं जो हमसे जबान लड़ा रहा है? नहीं, वो सोसाइटी के नियम हैं। गुप्ता जी ने कांपते हाथों से जेब से एक कागज निकाला। यह अपार्टमेंट के नियमों की एक फोटोकॉपी थी। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है। रॉकी भाई ने वह कागज छीनकर उसे मरोड़ दिया। ऐसी बकवास अपने पास रख। मुड़ा हुआ कागज जमीन पर गिर गया। गुप्ता जी उसे उठाने के लिए झुके, लेकिन दर्द की वजह से हिलना मुश्किल था। ए बुढ़े, अगली बार नजर मत आना, समझा? ठीक उसी समय वह कागज मैं उठा लेती हूं। एक महिला की आवाज सुनाई दी। यह प्रिया शर्मा थी। उसने धीरे धीरे मुड़े हुए कागज को उठाकर खोला। सोसाइटी नियम धारा 8 अनुच्छेद 3, सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना। उसकी आवाज स्पष्ट थी। रॉकी भाई ने त्योरियां चढ़ाईं। ए आंटी, तुम हो कौन? मैं फ्लैट नंबर 1204 में रहती हूं। 1 महीने पहले ही आई हूं। प्रिया ने अपने कंधे से कपड़े का थैला उतारते हुए कहा। जैसे ही थैले का पट्टा हिला, गुप्ता जी ने उसे देख लिया। धातु की पतली चेन, वह एक फौजी पहचान पत्र की चेन थी। क्या यह महिला फौजी है? गुप्ता जी को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन दूसरे निवासियों के लिए वह सिर्फ एक साधारण 30 वर्षीय महिला थी। आंटी, यहां कानून मत सिखाओ। हम इस इलाके के पुराने लोग हैं। रॉकी भाई का एक गुर्गा एक कदम आगे बढ़ा। और जुर्माना? कौन लगाएगा जुर्माना? पुलिस लगाएगी। और कौन? प्रिया ने जेब से अपना फोन निकाला। मैं अब रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूं, सबूत के लिए। क्या रिकॉर्डिंग? रॉकी भाई हंसा। आंटी, बड़ी हिम्मत वाली हो। तुम्हारा पति क्या करता है? सिखाया नहीं कि घर पर चुपचाप बैठो? मैं अकेली रहती हूं। प्रिया का जवाब छोटा था। और मैं अपने काम खुद करती हूं। जिन लोगों ने नियम तोड़ा है वे सिगरेट बुझाएं और धूम्रपान क्षेत्र में जाएं। ये औरत तो। रॉकी भाई के एक गुर्गे ने गुप्ता जी की टोपी पर हाथ मारा। ए बुढ़े, ऐसी पागल औरत को अंदर किसने आने दिया? टोपी जमीन पर गिर गई। जैसे ही गुप्ता जी झुकने लगे, प्रिया ने पहले हरकत की। उसका हाथ बिजली की तेजी से बढ़ा और उसने गुर्गे की कलाई पकड़ ली। आह! गुर्गा चिल्लाया। प्रिया ने जोर नहीं लगाया था, बस कलाई के जोड़ को सही जगह से दबाया था। हमला करना भारतीय दंड संहिता की धारा 351 का उल्लंघन है। 2 साल तक की कैद या जुर्माना। शांत आवाज में कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। गुर्गा अपनी कलाई पकड़कर पीछे हट गया। यह औरत,
रॉकी भाई की आंखों में बदलाव आया। आंटी, लगता है कोई ट्रेनिंग ली है। हाँ, ली है, प्रिया ने गुप्ता जी की टोपी उठाकर उन्हें देते हुए कहा। मैंने सीखा है कि कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। उस पल अपार्टमेंट से गुजर रहे कुछ निवासी रुक गए, लेकिन कोई पास नहीं आया, बस दूर से देखते रहे। अब चुन लीजिए, प्रिया ने सीधे रॉकी भाई को देखते हुए कहा। पहला, माफी मांगकर सिगरेट बुझाकर चले जाइए। दूसरा, धूम्रपान क्षेत्र में जाइए। तीसरा, यहां की गंदगी साफ करके जाइए। इन तीन में से एक चुन लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड देती हूं। प्रिया की आवाज में एक फौजी लय थी, छोटी, स्पष्ट और दृढ़। रॉकी भाई ने सिगरेट मुंह में दबाए हुए हंसा। हाँ, यह औरत तो आज मजा देगी। मैंने 5 सेकंड दिए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने फोन का रिकॉर्डिंग बटन दबाया, तो फिर चौथा विकल्प, कानून के हिसाब से काम होगा। आप रॉकी भाई ने अपने आदमियों को इशारा किया। उस औरत को सीसीटीवी से छुपाओ। एक गुर्गा सीसीटीवी की तरफ बढ़ा, लेकिन प्रिया बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने अपने थैले से एक छोटा सा काला उपकरण निकाला। आप सीसीटीवी को ढक रहे हैं, मतलब आप कैमरे से बच रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा ब्लूटूथ कैमरा पहले से ही चालू है। प्रिया ने उस उपकरण को अपने थैले के पट्टे पर क्लिप की तरह लगा दिया। लेंस सीधे सामने की ओर था। इस पल की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। रॉकी भाई का चेहरा सख्त हो गया। यह औरत तो पूरी तैयारी के साथ आई है। भाई, क्या करें? एक गुर्गे ने पूछा, लेकिन रॉकी भाई ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह एक कदम और आगे बढ़ा और सिगरेट का धुआं प्रिया के चेहरे पर फेंका। आंटी, हिम्मत अच्छी है, लेकिन इस दुनिया में कानून से पहले मुक्का चलता है। हमारे भाइयों को एक फोन किया तो यह पूरा इलाका हिल जाएगा। फिर भी करोगी? यह एक खुली धमकी थी, लेकिन प्रिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। आपके भाई? हाँ, एक फोन पर 20 लोग आ जाएंगे। तो फिर? प्रिया ने थोड़ा सिर झुकाया। तो मैं भी एक फोन कर लेती हूं। किसे? उन लोगों को जो देश को रिपोर्ट करके काम करते हैं। एक पल के लिए हवा जम गई। रॉकी भाई की आंखों में घबराहट दिखी। देश? क्या मतलब? जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? प्रिया ने अपने थैले से बटुआ निकाला और उसके अंदर से एक पुराना पहचान पत्र निकालकर दिखाया। मैं भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस की पूर्व मेजर प्रिया शर्मा हूं। गुप्ता जी खांस पड़े तो फौजी ही थीं। आसपास खड़े कुछ निवासी भी कानाफूसी करने लगे। वो औरत फौजी है। मेजर तो बहुत बड़ी रैंक होती है। रॉकी भाई घबरा गया था, लेकिन दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। फौजी? तो क्या हुआ? यह सिविलियन इलाका है। सही कहा, यह सिविलियन इलाका है, प्रिया ने पहचान पत्र वापस रखते हुए कहा। इसीलिए मैं भी एक आम नागरिक के तौर पर आपसे कह रही हूं, नियमों का पालन कीजिए। यह औरत तो। रॉकी भाई के एक गुर्गे ने मुट्ठी भींची, लेकिन प्रिया पीछे नहीं हटी। आपने मुट्ठी भींची है, यह हमले की तैयारी मानी जा सकती है। क्या? विशेष मिशन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा करना मेरी आदत में है। अगर आपने मुझे छुआ तो मैं आत्मरक्षा में जवाब दूंगी। लहजा अभी भी शांत था, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा अलग थी। रॉकी भाई ने सिगरेट जमीन पर फेंककर जूते से मसल दी। ठीक है, आज के लिए जा रहा हूं। सिगरेट का टुकड़ा उठाइए। क्या? कचरा फेंकना भी एक अपराध है। प्रिया ने सीधे रॉकी भाई को देखा। रॉकी भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह औरत तो हद कर रही है। 3 सेकंड देती हूं। 1। सच में? 2। ठीक है, उठाता हूं। रॉकी भाई ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। आसपास के निवासी हैरानी से देख रहे थे। इतना खतरनाक गुंडा सिगरेट का टुकड़ा उठा रहा है। अब आप जा सकते हैं, प्रिया ने कहा। रॉकी भाई दांत पीसते हुए मुड़ा। चलते हैं। उसके गुर्गे भी पीछे हो लिए, लेकिन कुछ कदम चलकर रॉकी भाई मुड़ा और बोला, आंटी, आज तो छोड़ रहा हूं। अगली बार अंजाम के लिए तैयार रहना। अंजाम? प्रिया हल्के से मुस्कुराई। मैं हमेशा तैयार रहती हूं। मेरे लिए हर दिन ट्रेनिंग जैसा है। रॉकी भाई हंसते हुए गायब हो गया। निवासी भी एक एक करके चले गए। सिर्फ गुप्ता जी वहीं खड़े रहे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। प्रिया ने मुड़े हुए नियमों के कागज को सीधा करके गुप्ता जी को दिया। आप सही थे अंकल, नियमों का पालन तो होना ही चाहिए। लेकिन गुप्ता जी ने धीरे से पूछा, क्या वे लोग बदला लेने नहीं आएंगे? प्रिया ने सिर हिलाया। आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसे लोगों का अहंकार चोट खाया है। गुप्ता जी का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रिया ने ब्लूटूथ कैमरा थैले से निकालते हुए कहा। अगली बार हम और मजबूती से जवाब देंगे। उसकी आंखें बदल गई थीं।
वे एक फौजी की आंखें थीं। उस रात 8 बजे प्रिया अपने फ्लैट 1204 के लिविंग रूम में लैपटॉप पर बैठी थी। स्क्रीन पर आज की रिकॉर्ड की हुई वीडियो चल रही थी। सबूत सुरक्षित। उसने फाइल को एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप किया। यह सेना से सीखी हुई आदत थी। तभी खिड़की की काती पर थी कर से बाहर देखा तो एक काली वैन अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। इतनी जल्दी आ गए। प्रिया ने जैकेट पहनी और लिफ्ट में घुस गई। पहली मंजिल का दरवाजा खुलते ही रॉकी भाई और 6 आदमी खड़े थे। ओह, सही समय पर आ गई। हम अपने बड़े भाइयों को लेकर आए हैं। उनके पीछे 50-55 साल के 2 आदमी खड़े थे। इसी औरत ने आज रॉकी की बेइज्जती की। हाँ भाई। प्रिया ने सिक्योरिटी केबिन की तरफ देखा। गुप्ता जी कांप रहे थे। अंकल, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं। प्रिया रॉकी भाई के गैंग की तरफ मुड़ी। अभी रात के 8 बजे हैं। सोसाइटी नियम धारा 12, सार्वजनिक क्षेत्र में शोर शराबा करना मना है। फिर से नियम। आंटी, आज हमारा मूड बहुत खराब है। यह मेरी समस्या नहीं है। रॉकी भाई के एक बड़े भाई ने आगे बढ़कर प्रिया का कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ छूने से पहले ही खट, प्रिया ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। आह, वह आदमी चीखते हुए घुटनों पर गिर गया। हमले की कोशिश, आत्मरक्षा। हाथ छोड़ उसका, रॉकी भाई चिल्लाया। सब एक साथ हमला करो। 4 गुर्गे एक साथ दौड़े। प्रिया ने दाईं ओर से आए मुक्के से बचकर बाईं ओर वाले आदमी का हाथ पकड़कर उसे पटक दिया। धड़ाम। पीछे से गला घोंटने की कोशिश कर रहे आदमी का हाथ हटाकर उसने कंधे से धक्का दिया। आखिरी आदमी ने लात चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसका पैर पकड़कर मरोड़ दिया और वह गिर गया। सिर्फ 10 सेकंड में सब जमीन पर पड़े थे। आसपास के निवासी फोन से वीडियो बनाने लगे। गजब, यह औरत कौन है? रॉकी भाई का चेहरा पीला पड़ गया। तुम आखिर हो कौन? मैंने बताया तो था, मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस से हूं। मैंने नेवी के मार्कोस के साथ भी संयुक्त प्रशिक्षण लिया है। प्रिया ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा। रॉकी भाई पीछे हटने लगा, लेकिन उसके एक बड़े भाई ने अपनी जेब में हाथ डाला। ए लड़की, तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रिया की आंखें ठंडी हो गईं। जब उस आदमी ने जेब से हाथ निकाला तो वह खाली था। वह सिर्फ डरा रहा था। अब जाइए, अगली बार मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रॉकी भाई दांत पीसते हुए मुड़ा। ठीक है, देख लेंगे। वे लोग वैन में बैठकर चले गए। निवासी प्रिया के चारों ओर जमा हो गए। धन्यवाद, आप बहुत बहादुर हैं। लेकिन प्रिया ने सिर हिलाया। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। वे फिर आएंगे। गुप्ता जी पास आए। क्या आप सच में ठीक रहेंगी? मैं ठीक हूं। इस बार हम और बेहतर तैयारी करेंगे। उसकी आंखों में एक संकल्प था। गुंडे जरूर वापस आएंगे। लेकिन प्रिया भी तैयार थी। अगला मुकाबला और भी कड़ा होगा। अगली सुबह 9 बजे प्रिया अपार्टमेंट के ऑफिस के सामने थी। मैनेजर परेशान चेहरे के साथ बाहर आया। प्रिया जी, कल की घटना को लेकर एक शिकायत आई है। शिकायत? मैनेजर ने एक कागज आगे बढ़ाया। उस पर रॉकी भाई का नाम लिखा था। यह एक हमले की फीर की कॉपी थी, जिसमें लिखा था कि प्रिया ने पहले कलाई मरोड़कर उन्हें घायल किया। यह तो झूठी शिकायत है। आपने सीसीटीवी चेक किया? वही तो, कल रात 8 से 9 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। किसी ने पावर बंद करके फिर चालू कर दिया था। बस उसी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग गायब है। प्रिया की आंखें तेज हो गईं। यह सब योजना के तहत हुआ है। तभी एक सूट पहना हुआ आदमी अंदर आया। नमस्कार, मैं एडवोकेट वर्मा हूं, लॉ फर्म न्याय से। मैं रॉकी भाई की तरफ से आया हूं। उसने अपना कार्ड दिया। कल रात प्रिया जी ने बिना किसी कारण के मेरे मुवक्किल और उनके साथियों पर हमला किया। वह आत्मरक्षा थी। क्या आपके पास कोई सबूत है? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था और सारे गवाह मेरे मुवक्किल की तरफ के हैं। गवाह यहां हैं। प्रिया ने गुप्ता जी की ओर इशारा किया। ओह, आप सिक्योरिटी गार्ड अंकल की बात कर रही हैं। उन्होंने तो पहले ही बयान दे दिया है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। क्या? गुप्ता जी सिर झुकाए कांप रहे थे। अंकल, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मेरे पोते की स्कूल की फीस भरने का वादा किया। यह धमकी और रिश्वत दोनों थी। रॉकी भाई ने गुप्ता जी की कमजोरी का फायदा उठाया था। तो अब आप क्या करेंगे? एडवोकेट वर्मा ने एक कागज निकाला। पहला, कल की घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। दूसरा, भविष्य में हमारे मामलों में दखल नहीं देंगी। तीसरा, 5 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। आपके पास 1 मिनट है। मैनेजर ने परेशान होकर प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मैं समझौता नहीं करूंगी। क्या? मैं पहले केस करूंगी। झूठी शिकायत के लिए
मेरे पास कल रात का वीडियो सबूत है। प्रिया ने अपने ब्लूटूथ कैमरे का जिक्र किया। एडवोकेट वर्मा का चेहरा एक पल के लिए बिगड़ गया। वह अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार कानूनी तरीके से एकत्र किया गया कोई भी सबूत मान्य है। प्रिया ने उसका कार्ड वापस देखा। और मुझे आपकी लॉ फर्म न्याय के हेड को एक फोन करना होगा। हम मिलिट्री लॉ स्कूल में साथ थे। एडवोकेट वर्मा ने हड़बड़ी में अपने कागजात बैग में रखे। मैं पुष्टि करके आपसे संपर्क करता हूं। और वह तेजी से चला गया। माकेन को कीस्ता राख में पूट ने संपर्क करने कोड का रखा। मैनेजर ने हैरानी से पूछा, प्रिया जी, क्या आपके पास सच में वीडियो है? हाँ है। प्रिया ने अपना फोन दिखाया। स्क्रीन पर कल रात रॉकी भाई के लोग पहले हाथ उठाते हुए साफ दिख रहे थे। गुप्ता जी कैबिन से बाहर निकलकर प्रिया के सामने खड़े हुए। मुझे सच में माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं अंकल, कभी कभी कमजोर लोगों को जिंदा रहने के लिए मजबूरन कुछ करना पड़ता है। अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी। गुप्ता जी की आंखें नम हो गईं। प्रिया ऑफिस से बाहर निकलते हुए फोन को देख रही थी। रॉकी भाई ने कानून से दबाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पर प्रिया जानती थी कि यह अंत नहीं है। उस दिन दोपहर 3 बजे प्रिया अपार्टमेंट के बच्चों के पार्क में एक बेंच पर बैठी थी। बच्चे खेल रहे थे। शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। माफ कीजिए, एक युवा महिला की आवाज थी। प्रिया ने मुड़कर देखा तो 30-32 साल की एक महिला खड़ी थी। आप फ्लैट 1204 की प्रिया जी है ना? मैं फ्लैट 702 से हूं। मेरा नाम पारुल है। पारुल ने आसपास देखकर बेंच पर बैठी। वह सतर्क लग रही थी। प्रिया जी, आपकी वजह से मेरे पति को धमकी मिली है। धमकी? हाँ, आज सुबह रॉकी भाई के लोग मेरे पति की कंपनी के बाहर इंतजार कर रहे थे। पूछ रहे थे कि क्या वह आपको जानता है। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। तो मेरे पति ने मना कर दिया, फिर भी वे लोग कंपनी तक उनका पीछा करते रहे। पारुल की आवाज कांप रही थी। प्रिया जी, हम साधारण लोग हैं। हमारे पास गुंडों से लड़ने की ताकत नहीं है। प्लीज आप शांत हो जाइए। पारुल जी, सिर्फ मैं ही नहीं, अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में सब यही कह रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आपकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। प्रिया कुछ नहीं बोल सकी। उसे इसका अंदेशा था, लेकिन सुनकर दिल भारी हो गया। ठीक है, मुझे खेद है। पारुल उठकर चली गई। प्रिया वहीं बैठी रही। बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वह उतनी शांतिपूर्ण नहीं लग रही थी। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? एक पल के लिए उसे शक हुआ। क्या वह न्याय की रक्षा करते हुए निवासियों को ही खतरे में डाल रही है? तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। हेलो प्रिया जी, एक आदमी की आवाज थी। रॉकी भाई था। आज मजा आया। वकील भेजा, फिर भी नाकाम रहा। क्या काम है? काम सीधा है, इस इलाके से चली जाओ। रॉकी भाई की आवाज ठंडी थी। वरना मैं एक एक करके सभी निवासियों को परेशान करूंगा। आज फ्लैट 702 की तरह। यह धमकी है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। करो रिकॉर्ड, जितना चाहे करो, लेकिन क्या वह रिकॉर्डिंग निवासियों को बचा पाएगी? प्रिया ने होंठ भींच लिए। सोचो, तुम अकेली क्या कर लोगी? यह फौज नहीं है जहां एक आदेश पर सब काम करते हैं। रॉकी भाई हंसा। तुम जितना आगे बढ़ोगी, निवासी उतने ही परेशान होंगे। क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या यही कमजोरों की रक्षा है? फोन कट गया। प्रिया फोन को देखती रही। रॉकी भाई की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या मैं सच में निवासियों की रक्षा कर रही हूं या उन्हें खतरे में डाल रही हूं? तभी पार्क के गेट से गुप्ता जी धीरे धीरे चलते हुए आए। प्रिया जी, अंकल। गुप्ता जी बगल में बैठ गए। अभी आप पारुल जी से मिली थीं, मैंने देखा। आप जानती हैं कि निवासी आपसे नाराज हैं? प्रिया ने सिर हिलाया। गुप्ता जी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैंने अपनी 73 साल की जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अन्याय देखकर भी चुप रहने वाले लोग, डरकर सिर झुकाने वाले लोग। मैं भी उन्हीं में से एक था। गुप्ता जी की आवाज कांप रही थी। लेकिन आप अलग हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? लगता है, प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे भी डर लगता है, लेकिन किसी न किसी को तो यह करना ही होगा। गुप्ता जी ने प्रिया की ओर देखा। बस यही सुनना था। निवासी अभी डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वे समझ जाएंगे। क्या? कि आप सही थीं। गुप्ता जी उठते हुए बोले, मैं फिर से गवाही दूंगा। कल मैंने जो कुछ भी देखा सब बताऊंगा। मेरे पोते की फीस से ज्यादा मेरी जमीर जरूरी है। प्रिया की आंखें भर आईं। अंकल, आप ठीक रहेंगे? हाँ, 73 साल की जिंदगी में एक बार तो कोई सही काम करना ही चाहिए। गुप्ता जी के जाने के बाद प्रिया फिर से बच्चों को देखने लगी।
जिन बच्चों को इस दुनिया में बड़ा होना है, वह दुनिया अन्याय के सामने झुकने वाली नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने फैसला किया, वह आखिर तक लड़ेगी। उस रात 10 बजे प्रिया अपने फ्लैट में लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर अपार्टमेंट का ऑनलाइन फोरम खुला था। शीर्षक नजर आ रहे थे, 1204 वाली औरत की वजह से हमारे अपार्टमेंट में हंगामा, गुंडे बार बार आते हैं, डर लगता है। आई हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और पंगा लेना शुरू कर दिया। दर्जनों कमेंट्स थे, ज्यादातर प्रिया की आलोचना कर रहे थे। चुपचाप रह सकती थीं, खामखा पंगा क्यों लिया? हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, गुंडे घूमते रहते हैं, डर लगता है, उन्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। प्रिया स्क्रीन बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजर सबसे नीचे के एक कमेंट पर पड़ी। मैं 1204 वाली मैडम का समर्थन करता हूं। किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही थी। नाम गुमनाम था, लेकिन उस एक लाइन ने प्रिया को हिम्मत दी। खट खट दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 10 बज चुके थे। प्रिया सावधानी से दरवाजे की ओर गई। इंटरकॉम की स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। मैं फ्लैट 903 से हूं, मेरा नाम ईशा है, क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकती हूं? प्रिया ने दरवाजा खोला। ईशा जी 50-55 साल की लग रही थीं। इतनी रात को आने के लिए माफ कीजिए, अंदर आइए। लिविंग रूम में आकर ईशा जी ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। यह क्या है? यह मेरी बेटी की तस्वीर है। लिफाफा खोलने पर एक स्कूल की लड़की की तस्वीर निकली, एक मुस्कुराती हुई सुंदर लड़की। यह पिछले साल की है। ईशा जी की आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी को स्कूल के पास रॉकी भाई के लोगों ने परेशान किया था। क्या? रास्ता पूछने के बहाने उसे साथ चलने को कहा। मेरी बेटी डरकर भाग गई। ईशा जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद से मेरी बेटी ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाती। उसे डर लगता है कि बाहर वे लोग फिर मिल जाएंगे। प्रिया तस्वीर को देखती रही। आपने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है। सीसीटीवी में बातचीत की आवाज नहीं आती। ईशा जी ने एक गहरी सांस ली। प्रिया जी, मैं फोरम पर कुछ नहीं लिखती, मुझे बदले का डर लगता है, लेकिन जब मैंने आपको लड़ते हुए देखा तो मुझे हिम्मत मिली। अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं तो बताएं। प्रिया ने ईशा जी का हाथ पकड़ा। धन्यवाद। नहीं, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि कोई तो हमारे लिए खड़ा हुआ। ईशा जी के जाने के बाद प्रिया ने लड़की की तस्वीर को फिर से देखा। एक हंसता हुआ चेहरा जो अब हंस नहीं पा रहा था। यह है रॉकी भाई की बनाई हुई दुनिया। प्रिया ने लैपटॉप फिर से खोला और अपार्टमेंट के फोरम पर एक पोस्ट लिखी। शीर्षक सरल था, मैं 1204 से प्रिया शर्मा। उसने लिखना शुरू किया। 1919 सभी निवासियों से मैं माफी मांगती हूं। मेरी वजह से आपको जो भी असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। रॉकी भाई का गैंग हमारे अपार्टमेंट को बहुत समय से परेशान कर रहा है। हमारे बच्चों और हमारे परिवारों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। डरिए मत, कानून हमारे साथ है। जो भी इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हैं, कृपया मुझसे संपर्क करें। प्रिया शर्मा 1204। पोस्ट करने के बाद प्रिया ने लैपटॉप बंद कर दिया। अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। अपार्टमेंट के सामने फिर से वही काली वैन खड़ी थी। रॉकी भाई हार नहीं मानेगा, लेकिन प्रिया भी नहीं। यह लड़ाई तो बस अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह 11 बजे प्रिया अपार्टमेंट की लॉबी में गुप्ता जी के साथ खड़ी थी। प्रिया जी, आप सच में ठीक हैं? मैं ठीक हूं अंकल। प्रिया ने अपनी घड़ी देखी। मिलने का समय हो रहा था। कल रात फोरम पर पोस्ट करने के बाद उसे रॉकी भाई का संदेश आया था, कल 11 बजे लॉबी में मिलो, फैसला करते हैं। यह एक चुनौती थी। प्रिया ने स्वीकार कर ली थी। वह आ रहा है। गुप्ता जी ने गेट की ओर इशारा किया। रॉकी भाई अंदर आया। इस बार वह अकेला था, न कोई गुर्गा न कोई वकील। आ गई तुम? रॉकी भाई प्रिया के सामने खड़ा हुआ। आप अकेले आए हैं, आज बात आमने सामने होगी। तुम फौजी हो तो बराबरी का मुकाबला करोगी, है ना? प्रिया ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या बात है? रॉकी भाई ने जेब से एक लिफाफा निकाला। यह लो। लिफाफा खोलने पर उसमें नोटों की गड्डियां थीं। 20 लाख रुपए हैं, यह लो और यह इलाका छोड़ दो। मैं मना करती हूं, सोच लो। तुम अकेली क्या कर लोगी? सारे निवासी डरे हुए हैं और पुलिस बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती। रॉकी भाई एक कदम और पास आया। मैं इस इलाके में 10 साल से हूं। दुकानदार, बिल्डर, सब मेरे लोग हैं। तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। यह पैसे का नहीं, ताकत का खेल है। प्रिया ने लिफाफा वापस उसकी ओर बढ़ाया। मुझे ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं है,
मैं सिर्फ वही करती हूं जो सही है। सही? रॉकी भाई हंसा। दुनिया इतनी सीधी नहीं है। फौज में आदेश मानना होता था, लेकिन यहां सब अलग है। अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत वही रहते हैं। प्रिया की आवाज में कोई कंपन नहीं था। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रॉकी भाई का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, तो फिर तरीका बदलते हैं। उसने अपना फोन निकालकर एक तस्वीर दिखाई। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह फ्लैट 903 वाली ईशा जी की बेटी है ना? कल तुमसे मिलने गई थी। तस्वीर में लड़की स्कूल के बाहर चल रही थी। यह आज सुबह ही खींची गई लगती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम पीछे नहीं हटी तो इस लड़की को चोट लग सकती है। प्रिया की मुट्ठियां कांपने लगीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यह धमकी है। धमकी नहीं, चेतावनी है। तुम्हारी हीरो बनने की जिद में अगर कोई मासूम मारा गया तो क्या वह न्याय होगा? रॉकी भाई ने फोन जेब में रखा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, जा रही हो या नहीं? प्रिया ने गुप्ता जी की ओर देखा। गुप्ता जी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में था, आपको यह करना होगा। प्रिया ने सीधे रॉकी भाई की ओर देखा। मैं नहीं जाऊंगी। क्या? लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। प्रिया ने अपना फोन निकाला। आपने कहा था कि फैसला आमने सामने होगा। ठीक है, मैं और आप, बस हम दोनों। क्या मतलब? आज रात 10 बजे अपार्टमेंट की छत पर मिलिए। प्रिया की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। वहीं सब खत्म करते हैं, जहां कोई सीसीटीवी नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा। रॉकी भाई हैरान रह गया। तुम मुझे लड़ने के लिए बुला रही हो? हां, अगर आप जीते तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो आप इस इलाके से अपना हाथ खींच लेंगे। पागल हो गई है? रॉकी भाई हंसा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। मैं यह क्यों मानूं? अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर धमकी की शिकायत करूंगी। सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। प्रिया ने अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऐप दिखाया। लाल बत्ती जल रही थी। रॉकी भाई का चेहरा बिगड़ गया। यह औरत शुरू से ही योजना बना रही थी। आज रात 10 बजे आएंगे? एक लंबी खामोशी छाई रही। रॉकी भाई ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ठीक है, आऊंगा, लेकिन बाद में पछताना मत। वह मुड़कर चला गया। गुप्ता जी पास आए। प्रिया जी, क्या आप सच में ठीक रहेंगी? वह आदमी खतरनाक है। मैं जानती हूं। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। लेकिन इसे ऐसे ही खत्म करना होगा, तभी निवासी शांति से रह पाएंगे। रात 10 बजने में 11 घंटे थे। प्रिया ने अपनी आखिरी तैयारी शुरू कर दी। उस दिन शाम 5 बजे प्रिया अपने फ्लैट में छत पर होने वाले मुकाबले की तैयारी कर रही थी। खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। इंटरकॉम की स्क्रीन पर एक सूट पहना हुआ आदमी खड़ा था। मैं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हूं। उस आदमी ने अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाया। प्रिया ने दरवाजा खोला। क्या बात है? मेजर प्रिया शर्मा, हम पिछले 3 महीने से रॉकी भाई के गैंग की जांच कर रहे थे। क्या? इंस्पेक्टर विक्रम ने एक टैबलेट निकाला। स्क्रीन पर रॉकी भाई के गैंग का चार्ट था। इस अपार्टमेंट के पुनर्विकास का सौदा 200 करोड़ का है। रॉकी निवासियों को डरा धमकाकर अपने आदमी को हेड बनाना चाहता था। तो आपके पास सबूत है? सबूत है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। मेजर, क्या आप अपने ब्लूटूथ कैमरे की वीडियो हमें दे सकती हैं? बिल्कुल। तभी इंस्पेक्टर विक्रम का फोन बजा। हां, विक्रम बोल रहा हूं। क्या? फोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। मेजर, बड़ी गड़बड़ हो गई है। रॉकी अभी फ्लैट 903 वाली ईशा जी की बेटी का पीछा कर रहा है। वह अभी कहां है? अपार्टमेंट से 500 मीटर दूर एक गली में। प्रिया जैकेट उठाकर बाहर भागी। वह सीढ़ियों से दौड़कर नीचे पहुंची, तभी मैनेजर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया जी, 1 मिनट। मैनेजर साहब, सीसीटीवी मैंने ही बंद किया था। मैनेजर की आवाज कांप रही थी। रॉकी से 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आपको देखकर मुझे शर्म आई। मैनेजर साहब, मैंने पुलिस को सब बता दिया है। रॉकी के बैंक खाते की सारी जानकारी दे दी है। आप जल्दी जाइए, उस बच्ची को बचाइए। प्रिया ने सिर हिलाया और दौड़ने लगी। 500 मीटर की दूरी कुछ ही पलों में तय हो गई। गली के अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज आई, बचाओ। प्रिया जैसे ही कोने से मुड़ी, रॉकी भाई और उसके 2 गुर्गे लड़की को घेरे हुए थे। अपनी मां को बता देना प्रिया शर्मा से दूर रहे, प्लीज। लड़की रो रही थी। रॉकी भाई, प्रिया की आवाज गली में गूंजी। रॉकी भाई मुड़ा। ओह, सही समय पर आ गई। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। प्रिया एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। जैसे ही रॉकी भाई ने लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो
सायरन की आवाज गली में गूंज उठी। 3 पुलिस जीपों ने गली का मुंह बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम और दूसरे पुलिस वाले उतरे। रॉकी, तुम्हें धमकी देने, हफ्ता वसूली और एक नाबालिग को डराने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रॉकी भाई का चेहरा बिगड़ गया। यह क्या? उसके गुर्गों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रिया लड़की के पास गई और उसे गले लगा लिया। अब सब ठीक है। रॉकी भाई को हथकड़ी पहनाई जा रही थी। उसने प्रिया को घूर कर देखा। यह अंत नहीं है। तुम बाहर नहीं आ पाओगे, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। मैनेजर की गवाही, सीसीटीवी से छेड़छाड़ का सबूत, मेजर का वीडियो और मौके पर पकड़े जाने का सबूत। इस बार तुम्हें लंबी सजा होगी। रॉकी भाई को पुलिस जीप में बिठा दिया गया। प्रिया ने लड़की को ईशा जी को सौंप दिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा जी ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। गली से बाहर निकलते ही गुप्ता जी दौड़ते हुए आए। प्रिया जी, अपार्टमेंट में सब निवासी जमा हैं। क्या आपने ऑनलाइन फोरम देखा? वहां हंगामा मचा हुआ है। प्रिया ने अपना फोन चेक किया। अपार्टमेंट के फोरम पर सैकड़ों कमेंट्स थे। 1204 वाली मैडम सच में महान है। हम कायर थे। अब जाकर हमारे अपार्टमेंट में शांति आएगी। प्रिया की आंखें भर आईं। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन असली बदलाव तो अब शुरू हुआ था। 3 दिन बाद प्रिया अपार्टमेंट के ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठी थी। 10 निवासी प्रतिनिधि भी वहां थे। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक निवासी ने कहा। आपकी वजह से हमारा अपार्टमेंट शांत हो गया। पारुल ने भी सिर झुकाया। मैंने उस दिन आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, प्रिया मुस्कुराई। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रिया अपने फ्लैट पर लौट आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर के अंत से कोई आता हुआ दिखा। वह 50-55 साल का एक आदमी था, जिसने महंगा सूट पहना हुआ था। प्रिया जी, आप कौन? मैं देसाई कंस्ट्रक्शंस का वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश देसाई हूं। उस आदमी ने अपना कार्ड दिया। हम इस अपार्टमेंट के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं। प्रिया ने कार्ड ले लिया। क्या काम है? क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? प्रिया उसे लिविंग रूम में ले आई। हमने रॉकी भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनी। प्रकाश देसाई ने कहा, आपकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट अब पटरी पर आ जाएगा। यह अच्छी बात है, लेकिन प्रकाश देसाई ने अपने ब्रीफकेस से एक लिफाफा निकाला। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। लिफाफा खोलने पर एक चेक था, 50 लाख रुपये का। यह क्या है? यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। रॉकी की वजह से हमारा प्रोजेक्ट 3 महीने लेट हो गया। प्रिया ने लिफाफा वापस बढ़ाया। मैं यह नहीं ले सकती। क्यों? यह आपका हक है। मैंने यह पैसों के लिए नहीं किया। प्रकाश देसाई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। प्रिया जी, दुनिया लेन देन पर चलती है, आपको नहीं लगता? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी कंपनी को यह प्रोजेक्ट सफल बनाने के लिए निवासियों के सहयोग की जरूरत है। प्रकाश देसाई ने एक और कागज निकाला। हम चाहते हैं कि आप निवासियों की प्रतिनिधि बनकर हमारी समिति में शामिल हों। मुझे आए हुए तो बस 1 महीना हुआ है, इसीलिए तो यह और भी अच्छा है। आपका रिकॉर्ड साफ है। प्रकाश देसाई हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ असहजता थी। माफ कीजिए, मैं मना करती हूं। प्रिया के जवाब से प्रकाश देसाई का चेहरा सख्त हो गया। प्रिया जी, मेरे प्रस्ताव पर फिर से सोचिए। सोचने की कोई बात नहीं है। तो फिर मुश्किल होगी। प्रकाश देसाई की आवाज ठंडी हो गई। सच तो यह है कि रॉकी भी हमारी कंपनी के लिए ही काम करता था। क्या? जो निवासी पुनर्विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें समझाने का काम हमने उसे सौंपा था। हाँ, उसका तरीका थोड़ा गलत था। प्रिया को एक पल में सब कुछ समझ आ गया। रॉकी अकेला नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि देसाई कंस्ट्रक्शंस ने रॉकी को यह सब करने के लिए उकसाया? उकसाया नहीं, बस काम में सहयोग था, प्रकाश देसाई ने लापरवाही से कहा। वैसे भी रॉकी अब जेल में है और हमें एक नए आदमी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वह आप हों। मैं रॉकी जैसी नहीं हूं, मैं जानता हूं, इसीलिए तो आप बेहतर हैं। प्रकाश देसाई ने फिर से चेक आगे बढ़ाया। प्रिया जी, आप एक हीरो हैं। निवासी आप पर भरोसा करते हैं। वह भरोसा हमें उधार दे दीजिए। प्रिया ने चेक नहीं लिया। आप जाइए। प्रिया जी, अगर आप अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। प्रकाश देसाई उठ खड़ा हुआ। आप पछताएंगी। हमारी कंपनी से दुश्मनी मोल लेकर आप इस इलाके में नहीं रह पाएंगी। यह फैसला मैं करूंगी। प्रकाश देसाई के जाने के बाद प्रिया खिड़की से बाहर देखने लगी। रॉकी पकड़ा गया, लेकिन यह अंत नहीं था। एक और बड़ा दुश्मन सामने था। प्रिया ने फोन निकाला और इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया। इंस्पेक्टर, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज रही हूं।
कैसी फाइल? देसाई कंस्ट्रक्शंस के वाइस प्रेसिडेंट का कबूलनामा कि उन्होंने रॉकी को उकसाया था। फोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर विक्रम की गहरी सांस लेने की आवाज आई। मेजर, यह बहुत बड़ा केस है। मैं जानती हूं, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रिया ने रिकॉर्डिंग भेज दी। बाहर सूरज ढल रहा था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन प्रिया पीछे नहीं हटेगी। इस बार एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो रही थी। प्रिया मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठी थी। इंस्पेक्टर विक्रम रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। सच तो यह है कि रॉकी भी हमारी कंपनी के लिए ही काम करता था। प्रकाश देसाई की आवाज साफ थी। यह एक ठोस सबूत है। हम देसाई कंस्ट्रक्शंस के हेड ऑफिस पर छापे की इजाजत के लिए आवेदन करेंगे। इसमें 2 दिन लग सकते हैं। पुलिस स्टेशन से अपार्टमेंट लौटते समय प्रिया ने महसूस किया कि एक काली सेडान उसका पीछा कर रही है। उसने जानबूझकर एक संकरी गली में गाड़ी मोड़ी। सेडान भी पीछे आ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और सूट पहने 2 आदमी उतरे। प्रिया जी, हम देसाई कंस्ट्रक्शंस की लीगल टीम से हैं। हम आप पर प्रकाश देसाई की मानहानि का केस करेंगे। टेलीग्राफ एक्ट के अनुसार अगर बातचीत में शामिल एक पक्ष की सहमति हो तो रिकॉर्डिंग कानूनी है। मैं उस बातचीत में शामिल थी, इसलिए यह कानूनी है। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। प्रिया जी, देसाई कंस्ट्रक्शन से दुश्मनी मोल मत लीजिए। दूसरे आदमी ने एक लिफाफा निकाला। 1 करोड़ रुपए, यह लीजिए और शांत हो जाइए। अगर आप लोग वापस नहीं गए तो मैं अभी आत्मरक्षा में आप दोनों को काबू करके पुलिस को बुलाऊंगी। दोनों आदमी हड़बड़ी में गाड़ी में बैठकर चले गए। अपार्टमेंट लौटते समय गुप्ता जी गेट पर इंतजार कर रहे थे। प्रिया जी, निवासियों को एक अजीब मैसेज आया है। फोन देखने पर एक चौंकाने वाला संदेश था। प्रिया को सेना से समस्याओं की वजह से निकाल दिया गया था। प्रिया की वजह से पुनर्विकास रद्द हो जाएगा। अपार्टमेंट का ऑनलाइन फोरम भी भरा हुआ था। क्या प्रिया को सच में सेना से निकाला गया था? अगर पुनर्विकास रद्द हुआ तो हमारा बहुत नुकसान होगा। माहौल बदल रहा था। लिफ्ट से 12वीं मंजिल पर पहुंचते ही निवासियों ने प्रिया को देखकर मुंह फेर लिया। वही है प्रिया, कहीं हमारी बिल्डिंग को बर्बाद न कर दे। फ्लैट 1204 के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, यहां से दफा हो जाओ। प्रिया ने उसे हाथ से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिटा। लिविंग रूम में बैठकर वह खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ दिन पहले तक निवासी उसे धन्यवाद कह रहे थे, लेकिन अब सबने मुंह मोड़ लिया था। यह है देसाई कंस्ट्रक्शंस का तरीका। जब हिंसा काम ना आए तो जनमत का इस्तेमाल करो। प्रिया ने इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया। इंस्पेक्टर, देसाई कंस्ट्रक्शंस ने अपनी चाल चल दी है। हमें पता है, बस थोड़ा और सब्र कीजिए। फोन रखकर प्रिया खुद से बोली, सब्र, आखिरी दम तक। लेकिन दिल का एक कोना टूट रहा था। अकेले लड़ना इतना अकेला होता है, यह उसने पहली बार जाना। उस रात 9 बजे प्रिया अपने लिविंग रूम के फर्श पर बैठी थी। दरवाजे पर लिखे शब्दों को मिटाते मिटाते वह थककर हार मान चुकी थी। फोन पर नफरत भरे कमेंट्स लगातार आ रहे थे। प्रिया की वजह से हमारा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया। जिसे सेना से निकाला गया हो, वह कैसी हीरो। प्रिया ने फोन नीचे रख दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? पहली बार उसे ऐसा लगा। खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया उठी नहीं। शायद कोई फिर से बुरा भला कहने आया होगा। प्रिया जी, मैं ईशा हूं। ईशा जी की आवाज थी। प्रिया ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। ईशा जी अकेली नहीं थीं। उनके पीछे 10 और निवासी खड़े थे। यह सब क्या? प्रिया जी, हमें माफ कर दीजिए। ईशा जी ने सिर झुकाया। हम कायर थे। दूसरे निवासियों ने भी सिर झुका लिया। फोरम पर जो कुछ भी है वह सब झूठ है। हम जानते हैं, एक निवासी ने कहा। यह देसाई कंस्ट्रक्शंस की चाल है। हमने पता लगा लिया है। पता लगा लिया? हाँ, हमने मैसेज भेजने वाली कंपनी का पता लगाया तो पता चला कि पैसे देसाई कंस्ट्रक्शंस की लीगल टीम के खाते से गए थे। एक और निवासी ने अपना फोन दिखाया। स्क्रीन पर पैसे भेजने का रिकॉर्ड था। हमारे यहाँ आईटी कंपनी में काम करने वाले निवासियों ने मिलकर यह पता लगाया है। और यह भी ईशा जी ने एक फाइल निकाली। यह 247 निवासियों के हस्ताक्षर हैं। यह आपके समर्थन में है। प्रिया की आंखें भर आईं। दोस्तों, हमें देर हो गई। प्रिया जी को अकेले लड़ने के लिए छोड़कर हमने गलती की। ईशा जी ने प्रिया का हाथ पकड़ा। अब हम साथ लड़ेंगे। हम देसाई कंस्ट्रक्शंस से नहीं हारेंगे। एक निवासी ने लैपटॉप निकाला। मैंने अपने एक पत्रकार दोस्त से बात की है। वह कल सुबह 9 बजे हमारे अपार्टमेंट आ रहा है। पत्रकार? हाँ, एक बड़े अखबार का क्राइम रिपोर्टर है। वह इस कहानी पर रिपोर्ट बनाएगा। एक और निवासी बोला। मैंने अपने वकील दोस्त से बात की है।
वह मुफ्त में कानूनी सलाह देगा। मैंने निवासियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब तक 150 लोग जुड़ चुके हैं। निवासी एक एक करके बताने लगे कि उन्होंने क्या किया है। प्रिया उन्हें देख रही थी। कुछ दिन पहले तक डरकर छिपे हुए लोग आज अलग थे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया की आवाज कांप रही थी। लेकिन यह खतरनाक है। देसाई कंस्ट्रक्शंस रॉकी से ज्यादा खतरनाक है। हम जानते हैं, ईशा जी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन जब हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। अब आप अकेली नहीं हैं। तभी लिफ्ट से गुप्ता जी उतरे। उनके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। प्रिया जी, यह देखिए। लिफाफा खोलने पर तस्वीरें निकलीं। ये देसाई कंस्ट्रक्शंस के कर्मचारियों की रॉकी से मिलते हुए तस्वीरें थीं। यह आपको कहां से मिली? मेरा भतीजा एक फोटो स्टूडियो चलाता है। उसने पिछले 6 महीने की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली, गुप्ता जी ने कहा। देसाई कंस्ट्रक्शंस और रॉकी का कनेक्शन इन सब में है। प्रिया ने एक एक करके तस्वीरें देखीं। यह सबूत था, एक निर्णायक सबूत। यह इंस्पेक्टर विक्रम तक पहुंचानी होगी। मैं जाऊंगा, एक निवासी आगे आया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूं। वह निवासी तस्वीरें लेकर दौड़ गया। प्रिया ने बाकी निवासियों को देखा। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि संकल्प था। हम जीतेंगे, ईशा जी ने कहा। जरूर, प्रिया ने सिर हिलाया। अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ लड़ने वाले लोग थे और उनके साथ न्याय था। देसाई कंस्ट्रक्शंस का अब अंत निश्चित था। कल से असली जवाबी कार्रवाई शुरू होगी। अगली सुबह 9 बजे अपार्टमेंट के गेट पर 3 न्यूज चैनल की गाड़ियां पहुंची। बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार वहां थे। प्रिया और 20 निवासी प्रतिनिधि लॉबी में जमा थे। नमस्कार, मैं एक न्यूज चैनल से रिपोर्टर विशाल हूं। एक युवा पत्रकार आगे आया। आप प्रिया जी हैं ना? मैंने आपकी कहानी सुनी। आप सच में बहुत बहादुर हैं। विशाल ने अपना रिकॉर्डर निकाला। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूं? हाँ, लेकिन मुझसे पहले आप निवासियों की बात सुनिए। प्रिया ने ईशा जी की ओर इशारा किया। ईशा जी आगे आईं। मेरी बेटी को रॉकी ने धमकी दी थी और रॉकी के पीछे देसाई कंस्ट्रक्शंस का हाथ था। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। कैमरे ऑन हो गए। देसाई कंस्ट्रक्शंस ने पुनर्विकास के सौदे के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हम निवासियों को धमकाया। दूसरे निवासी भी एक एक करके गवाही देने लगे। मैं एक दुकानदार हूं। देसाई कंस्ट्रक्शंस के कर्मचारी ने मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश की। हमारे अपार्टमेंट के फंड में जो घोटाला हुआ था उसमें भी देसाई कंस्ट्रक्शंस का हाथ था। पत्रकार तेजी से नोट्स ले रहे थे। तभी गुप्ता जी ने एक लिफाफा निकाला। यह सबूत है, देसाई कंस्ट्रक्शंस के कर्मचारियों की रॉकी से मिलते हुए तस्वीरें। विशाल ने तस्वीरें लीं। यह तो बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव। दूसरे चैनलों के पत्रकार भी जमा हो गए। हम भी इसे कवर करेंगे। यह एक्सक्लूसिव नहीं है, शेयर कीजिए। ठीक उसी समय अपार्टमेंट के गेट से 2 महंगी विदेशी गाड़ियां अंदर आईं। गाड़ी से प्रकाश देसाई और 5 वकील उतरे। यह क्या हो रहा है यहां? प्रकाश देसाई चिल्लाया। बिना इजाजत रिपोर्टिंग करना गैर कानूनी है। तुरंत निकलिए यहां से। विशाल आगे बढ़ा। आप देसाई कंस्ट्रक्शंस के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश देसाई हैं ना? रॉकी गैंग को फंडिंग करने के आरोप पर आप क्या कहेंगे? क्या बकवास है? सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है। प्रिया आगे आई। आपने खुद मुझसे जो कहा था वह रिकॉर्डेड है। प्रकाश देसाई का चेहरा पीला पड़ गया। वह गैर कानूनी रिकॉर्डिंग है। वह कानूनी है और मैंने उसे पुलिस को सौंप दिया है। ठीक उसी पल 5 पुलिस जीपें अपार्टमेंट में दाखिल हुईं। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ उतरे। प्रकाश देसाई, तुम्हें आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी और एक आपराधिक गैंग को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? यह क्या? पुलिस वालों ने प्रकाश देसाई को हथकड़ी पहना दी। वकील विरोध करते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वाइस प्रेसिडेंट साहब, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। चुप रहो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रकाश देसाई ने प्रिया को घूर कर देखा लेकिन प्रिया शांत खड़ी रही। कैमरे हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही प्रकाश देसाई को पुलिस जीप में बिठाया गया, निवासियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। बहुत अच्छे, प्रिया जी जिंदाबाद। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। इंस्पेक्टर विक्रम प्रिया के पास आए। मेजर, आपकी वजह से एक बहुत बड़ा केस सुलझ गया। नहीं, यह सब निवासियों की वजह से हुआ है। प्रिया ने निवासियों की ओर देखा। ईशा जी, गुप्ता जी, मैनेजर और अनगिनत निवासी, वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। विशाल पास आया। प्रिया जी, आखिर में एक बात कह दीजिए, यह सब करते हुए आपने क्या सोचा?
प्रिया ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोली, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम साथ मिल जाते हैं तो हम दुनिया बदल सकते हैं। कैमरे ने प्रिया का चेहरा क्लोज अप में लिया। कमजोरों की रक्षा करने की हिम्मत, वही असली ताकत है। निवासियों ने फिर से तालियां बजाईं। गुप्ता जी अपने आंसू पोंछ रहे थे। ईशा जी ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा रखा था। अपार्टमेंट में शांति लौट आई थी, असली शांति। एक हफ्ते बाद प्रिया अपार्टमेंट के ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठी थी। आज निवासियों की आम सभा थी। रूम में 100 से ज्यादा लोग थे। मैनेजर सामने खड़ा हुआ। आज के 2 मुद्दे हैं। पहला, पुनर्विकास समिति का पुनर्गठन। दूसरा, अपार्टमेंट के नियमों में संशोधन। मैनेजर की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक ताकत थी। सबसे पहले, मैं माफी मांगना चाहता हूं। उसने गहरा झुककर सिर झुकाया। मैंने देसाई कंस्ट्रक्शन से पैसे लेकर सीसीटीवी बंद किया था। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन प्रिया जी को देखकर मैं समझ गया कि पैसे से ज्यादा जरूरी जमीर होती है। मैनेजर ने सिर उठाया। मैं अपनी 6 महीने की तनख्वाह अपार्टमेंट के फंड में दान करूंगा और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नहीं, प्रिया उठी। मैनेजर साहब, आपने अंत में सच का साथ दिया, इतना ही काफी है। ईशा जी ने हाथ उठाया। मैं भी सहमत हूं। मैनेजर साहब के इस्तीफे का मैं विरोध करती हूं। दूसरे निवासियों ने भी तालियां बजाईं। आप काम करते रहिए, हमें आप पर भरोसा है। मैनेजर की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग चलती रही। पुनर्विकास समिति का पारदर्शी तरीके से पुनर्गठन करने का फैसला हुआ। देसाई कंस्ट्रक्शंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। नई कंपनी का चुनाव खुली बोली के जरिए करने का फैसला हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद जब निवासी जा रहे थे, गुप्ता जी ने प्रिया को बुलाया। प्रिया जी, 1 मिनट। जी अंकल। गुप्ता जी ने एक लिफाफा निकाला। यह क्या है? यह निवासियों ने मिलकर जमा किया है। आपके दरवाजे पर लिखे शब्दों को मिटाने और नए पेंट का खर्च। लिफाफा खोलने पर उसमें कुछ पैसे थे। यह मैं नहीं ले सकती। ले लीजिए, यह हमारा प्यार है। ईशा जी पास आईं, और यह भी। वह हाथ से लिखे खतों का एक बंडल था। यह निवासियों ने आपके लिए धन्यवाद पत्र लिखे हैं। मेरी बेटी ने भी लिखा है। प्रिया ने एक खत खोला। प्रिया आंटी, अब मैं ठीक से स्कूल जाती हूं। मुझे डर नहीं लगता। यह सब आपकी वजह से हुआ है। लव यू। यह ईशा जी की बेटी का खत था। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने दूसरे खत भी पढ़े। पहले हम डरते थे, लेकिन अब हम समझ गए कि आप ही हमारी हीरो हैं। मेरा बेटा आप जैसा बनना चाहता है। आपकी वजह से यह दुनिया थोड़ी और बेहतर हो गई है। प्रिया ने खतों को सीने से लगा लिया। धन्यवाद, सच में। उस शाम प्रिया अपने फ्लैट 1204 के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ निवासियों ने आकर दरवाजे को साफ करके उस पर नया पेंट कर दिया था। अब दरवाजा बिल्कुल साफ था। प्रिया जी, हो गया। निवासियों के जाने के बाद प्रिया लिविंग रूम की खिड़की पर बैठी। नीचे बच्चे पार्क में खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। एक शांतिपूर्ण नजारा। प्रिया ने फोन पर न्यूज देखी। देसाई कंस्ट्रक्शंस भ्रष्टाचार मामले की जांच तेज। प्रकाश देसाई की जमानत याचिका खारिज। अपार्टमेंट पुनर्विकास घोटालों की जड़ें खोदी जाएंगी। नागरिक हीरो प्रिया। एक हिम्मत ने बदली दुनिया। हजारों कमेंट्स थे। प्रिया जी, आपको सलाम। ऐसे लोग ही असली देशभक्त हैं। काश हमारे इलाके में भी कोई प्रिया जी होती। प्रिया ने फोन नीचे रख दिया। तारीफें उसे शर्मिंदा कर रही थीं। उसने तो बस वही किया था जो सही था। खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक डिलीवरी वाला खड़ा था। फ्लैट 1204। प्रिया जी? जी, पर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। भेजने वाले का नाम पैरा स्पेशल फोर्सेस लिखा है। प्रिया हैरान रह गई। यह उसकी पुरानी यूनिट थी। पैकेट खोलने पर एक खत और एक मेडल था। उसने खत खोला। मेजर प्रिया, रिटायरमेंट के बाद भी देश के नागरिकों की रक्षा करने की आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस, मेजर प्रिया, आपके अंदर और प्राज हम। मेडल पर लिखा था मानद पैरा कमांडो प्रिया शर्मा। प्रिया मेडल हाथ में लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। वर्दी उतारने के बाद भी एक फौजी का दिल नहीं बदलता। कमजोरों की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना, यही उसका मिशन था। और अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ लड़ने वाले लोग थे। प्रिया ने मेडल को अपने सीने पर लगाया और मुस्कुराई। 2 हफ्ते बाद प्रिया अपार्टमेंट के सामने एक बेंच पर बैठी थी। सुबह के 10 बजे थे और धूप खिली हुई थी। गुप्ता जी सिक्योरिटी केबिन से निकलकर बगल में बैठ गए। प्रिया जी, आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ अंकल, आजकल अपार्टमेंट में सच में बहुत शांति है। यह सब आपकी वजह से है। गुप्ता जी मुस्कुराए। अंकल,
आपके पोते की फीस का क्या हुआ? ओहो, वो निवासियों ने चंदा इकट्ठा करके दे दिया। अब मेरा पोता ताइक्वांडो सीखने जाता है, गुप्ता जी ने खुशी से बताया। मैनेजर ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। अब मैं अपनी कमर का इलाज भी ठीक से करवा पाऊंगा। तभी ईशा जी अपनी बेटी के साथ आईं। लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी। नमस्ते प्रिया आंटी, स्कूल जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है। थोड़ी घबराई हुई हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं कर लूंगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट। लड़की के जाने के बाद ईशा जी बोली, प्रिया जी, मेरी बेटी सच में बहुत बदल गई है। अब वह रात को बुरे सपने नहीं देखती और दोस्तों के साथ भी घुल मिल गई है। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर आप न होती तो मेरी बेटी जिंदगी भर उस डर के साथ जीती। आपने भी तो हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि पहले आपने हिम्मत दिखाई थी। ईशा जी ने एक लिफाफा निकाला। यह लीजिए। यह क्या है? मेरी बेटी ने एक ड्राइंग बनाई है। लिफाफा खोलने पर एक रंगीन पेंसिल से बनी ड्राइंग थी। उसमें प्रिया और लड़की हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे थे। शीर्षक था, मेरी हीरो। ईशा जी, इसे फ्रेम करवाकर घर में लगाइएगा। प्रिया ने ड्राइंग को सीने से लगा लिया। शाम 7 बजे प्रिया अपने लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। न्यूज आ रही थी, देसाई कंस्ट्रक्शंस के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश देसाई को 5 साल की जेल की सजा। एंकर बता रहा था, अदालत ने कहा कि निर्दोष नागरिकों को धमकाने के लिए एक आपराधिक गैंग का इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। स्क्रीन पर प्रिया की तस्वीर आई। इस मामले को दुनिया के सामने लाने वाली प्रिया शर्मा को राज्य सरकार नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेगी। प्रिया ने टीवी बंद कर दिया। पुरस्कार मायने नहीं रखता था। मायने यह रखता था कि निवासी अब सुरक्षित थे, बच्चे हंसते खेलते रह सकते थे। इतना ही काफी था। घट घट, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर पारुल खड़ी थी। प्रिया जी, सब निवासी जमा हैं। कहां? छत पर। हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी है। प्रिया छत पर गई। दरवाजा खुलते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 50 से ज्यादा निवासी तालियां बजा रहे थे। गुब्बारे और बैनर लगे थे। प्रिया जी, धन्यवाद, हमारे अपार्टमेंट की हीरो। गुप्ता जी केक लेकर आए। ईशा जी ने फूलों का गुलदस्ता दिया। सबने आकर उससे हाथ मिलाया। दोस्तों, प्रिया ने बोलना शुरू किया, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। मैंने बस वही किया जो सही था। यह आप भी कर सकते हैं। हिम्मत कीजिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सब साथ हैं। निवासियों ने फिर से तालियां बजाईं। हंसी और खुशी की आवाजें छत पर गूंज रही थीं। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। यह एक खूबसूरत रात थी। 6 महीने बाद बसंत आ चुका था। अपार्टमेंट के बगीचे में फूल खिले थे। प्रिया सुबह की जॉगिंग करके लौट रही थी। गुप्ता जी ने उसे देखकर नमस्ते किया। उनकी कमर अब सीधी थी। 12वीं मंजिल पर ईशा जी की बेटी मिली। आंटी, मैं इस बार क्लास में फर्स्ट आई हूं। उसके चेहरे पर अब डर का कोई निशान नहीं था। घर के अंदर एक खत पड़ा था। सेना में काम कर रहे एक जूनियर का था। मेजर, आपकी कहानी अब हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। प्रिया खिड़की से बाहर देखने लगी। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। शांति थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। एक डिलीवरी वाला एक किताब लेकर खड़ा था। शीर्षक था, एक छोटी सी हिम्मत दुनिया बदल सकती है। कवर पर लिखा था कि इसमें प्रिया शर्मा की कहानी भी शामिल है। शाम को प्रिया अपनी बालकनी में खड़ी सूर्यास्त देख रही थी। एक दोस्त का फोन आया। प्रिया, टीवी देखा? तुम्हारी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। यार, मुझे शर्म आ रही है। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। तुम एक असली हीरो हो और अब दुनिया जानती है कि जो सही है उसे करना कितना मुश्किल होता है। धन्यवाद प्रिया, एक फौजी का मान रखने के लिए। फोन रखकर प्रिया ने फिर से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। नारंगी रोशनी पूरे अपार्टमेंट को नहला रही थी। प्रिया ने खुद से कहा, इंसान को उसके पद से नहीं आंकना चाहिए। कमजोरों की रक्षा करने की हिम्मत, वही असली ताकत है। सूर्यास्त सुंदर था। कल भी यह अपार्टमेंट शांतिपूर्ण रहेगा और प्रिया यहीं रहेगी, एक साधारण निवासी के रूप में, लेकिन एक ऐसी इंसान जो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। न्याय कहीं दूर नहीं है, वह हमारे अंदर है। हिम्मत कीजिए, दुनिया आपकी छोटी सी हिम्मत का इंतजार कर रही है।